जी, आज हमने जो है काजेज ऑफ हार्ट अटैक से शुरू करना है। अब देखिए, हार्ट अटैक आप सबको पता है कि ये एक जो है बीमारी है। और इस ये ऐसी बीमारी है, इसको फैटल जो डिजीज भी कह लें, क्योंकि ये फौरन से ये अटैक जब होता है तो इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हार्ट अटैक जो है ये आजकल मामूल ऐसा बन गया है कि हर दूसरे तीसरे बंदे के अंदर जो है ना, इसकी रेशो बढ़ती जा रही है। हार्ट अटैक के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हार्ट फेलियर बहुत ज्यादा आ रही है। उसकी वजूहत क्या है कि जो हम जो खाने इस्तेमाल कर रहे हैं, फैट्स है, ठीक है, ऑयल्स हो गया, कोलेस्ट्रोल हो गया, ये जो है ना हमारा बढ़ जाता है। फैट्स वाले हम और ऑयल्स यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ऑयल में भी हम क्या करते हैं, हम घी ज्यादा यूज करते हैं। घी की जगह में किस में जाना चाहिए, ऑयल में जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये क्या होता है कि हमारे हार्ट के इश्यूज बढ़ रहे हैं। हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। अब हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है? बेसिकली हार्ट अटैक जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो आगे क्या होता है, अगर जो है आपकी वेन्स जो है और आर्टरीज जो है वो ओके है, उसके अंदर कोई किसी किस्म की जो है ना क्लॉटिंग नहीं है, कोई जो है प्लेक नहीं है उसके अंदर, तो क्या होगा, ब्लड इजी से जो है ना वो सप्लाई कर जाएगा। अगर कहीं पे प्लेक है, प्लेक का मतलब होता है क्लॉटिंग कहते हैं, अगर वो क्लॉटिंग है, अगर वेसल्स की वो सिकुड़ी हुई है, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का जो है प्रेशर क्या होता है, वो आर्टरीज के अंदर वो नहीं जा सकता, या वेन्स के अंदर जो है ना वो प्रेशर के साथ नहीं जा सकता, आगे रुक जाता है ब्लड। तो जिसकी वजह से जब प्रेशर के साथ जब ब्लड आगे बढ़ता है, हाइपरटेंशन की वजह से दिल से खून पंप करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग की वजह से क्या होते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन पैदा होती है, रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, ब्लड आगे मूव नहीं करता, वो प्रेशर बैक करता है हार्ट की तरफ। जिसकी वजह से जो है ना वो हार्ट जो है इतना ज्यादा ब्लड की जो फ्लो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फट जाता है, फेल हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं हार्ट अटैक कहा जाता है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, डैमेज होता है हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन से, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, जो करोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, ये लेफ्ट कॉर्नरीज और राइट कॉर्नरीज हो गई, ठीक है, लेफ्ट और राइट जिस जो एट्रियम जिसको कहते हैं, लेफ्ट और राइट एट्रियम, इसके अंदर जो वेन्स आ रही होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, आर्टरीज, कॉर्नरी आर्टरीज कहा जाता है। तो लेफ्ट और राइट जो आर्टरीज है या एट्रियम जिसको कहा जाता है, वो उसके वजह से जो है ना रेजिस्टेंस होती है, उसके अंदर क्लॉटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हार्ट अटैक होता है। सर्विंग द हार्ट टू स्लो बिकम नैरोड फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ द फैट। अब ये क्या होंगी, ये आर्टरीज क्या हो जाती हैं, ये नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है। क्यों होती है, किसकी वजह से? क्योंकि हमारे उन आर्टरीज के इर्द गिर्द क्या होता है, फैट्स जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रोल जमा हो जाता है। अक्सर मोटे लोगों को आपने देखा होगा, उनको अटैक ज्यादा होते हैं। क्योंकि वो खाते रहते हैं, फैट्स उनकी इतनी बढ़ जाती है, उनकी जो ब्लड आर्टरीज होती है वो क्या होती है, वो स्क्वीज हो जाती है, नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन उनकी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा उनकी सांस ज्यादा चढ़ती है, क्यों? उनकी ब्लड फ्लो के अंदर जो है ना प्रॉब्लम आ रहा होता है असल में। तो कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, फैट्स बढ़ जाती है, और दूसरे सब्सटेंसेस भी इसके गिर्द जो है ना, आर्टरीज के गिर्द जमा हो जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, इन सारों को प्लेक कहा जाता है। और ये जो है प्लेक, ये बेसिकली क्या है, ये जो स्लो प्रोसेस है ऑफ द ब्लड मूवमेंट का, ये बेसिकली क्या कहलाता है, एथीरोस्क्लेरोसिस कहलाता है, एथीरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। और इसके अंदर क्या होता है, हार्ट फेल होता है। इसमें क्या होता है, फैट्स और कोलेस्ट्रोल की वजह से क्या होती है, आर्टरीज जो है वो सख्त हो जाती हैं। प्लेक की वजह से, प्लेक यही हो गया आपके, फैट्स और कोलेस्ट्रोल हो गया, उसकी वजह से क्या होंगी, प्लेक की वजह से आर्टरीज आपकी क्या हो जाएंगी, हार्डन हो जाती है, सख्त हो जाती है। और ब्लड क्लॉट जो है ना वो ज्यादा बनता है उसके अंदर, सख्त होने की वजह से सिकुड़ जाती है। जब आर्टरी ब्लॉक्ड हो जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट होगा। तो ब्लड क्लॉट की वजह से जब ब्लड, हार्ट जो है प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करेगा, तो आगे क्लॉटिंग की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड आगे मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर बैक की वजह से क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। असल में बेसिकली क्या होता है, जो हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं, जब ब्लड जाएगा आगे हार्ट के अंदर,
यानी कि हार्ट से आर्टरीज के अंदर जब ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन मुहैया करेगा ना, जब ऑक्सीजन ही मुहैया नहीं कर सकेगा मसल्स को, तो क्या होगा, ब्लड फेल, हार्ट फेल हो जाएगा। बेसिकली हार्ट तब फेल होता है जब उसके टिश्यूज डेड हो जाते हैं, जब उसके टिश्यूज डेड हो जाते हैं। और ये टिश्यूज किसकी वजह से डेड होते हैं, जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती। और ये ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलती, किसकी वजह से, प्लेग की वजह से, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से नहीं मिलती। द डैमेज और द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स दैट अकर रिजल्ट इज कॉल्ड द हार्ट अटैक कहलाता है। ये जो हार्ट डैमेज है इसको हार्ट अटैक कहा जाता है। हाई नंबर ऑफ द डेथ्स किसकी वजह से, हार्ट डिजीज की वजह से। भाई बताइएगा, यहां तक अंडरस्टैंड है? जी बताइएगा। जी मेरी वॉइस आ रही है, बताइएगा मुझे काइंडली, जब तक आप इंश्योर नहीं करेंगे। जी जी, आ रही से। जी हाँ जी। अच्छा, ये आप कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस है, ये आपने खुद कर लेने हैं। अगर हमारे पास टाइम बच गया तो हम एंड में इसे देख लेंगे। ये आपके पिछला जो हार्ट से रिलेटेड था उससे रिलेटेड है, ये ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड। अब हम वेसल्स की तरफ आएंगे, उसके फिर अलग से है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, अपने पास पेपर के कोई 22 के क्वेश्चन है जो कि पास पेपर में पूछे जा चुके हैं, टॉपिक वाइज। मैंने आपको बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज आपके ऑब्जेक्टिव जो है पास पेपर की वो भी लेके चले। तो ये आपने कर लेनी है, क्योंकि हमने टाइम इसके ऊपर ज्यादा वेस्ट नहीं करते, हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं कंप्लीटली। अब मैं ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर तीन होती हैं, एक आर्टरीज होती है, दूसरी कैपिलरीज होती हैं, तीसरी वेन्स होती हैं। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो किसके ऊपर मुश्तमिल होती है, तीन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। एक आर्टरीज कहलाती है, एक कैपिलरीज कहलाती है, एक वेन्स है। अब आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये खून को दिल से बाहर लेके जाती है जिस्म में। खून को क्या करेंगी, दिल से क्या करेंगी, जिस्म में लेके जाएंगी। खून को, ब्लड को क्या करती है, हार्ट से दूर ले जाती है, अवे ले जाती है। कैपिलरीज क्या करती हैं, ये छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है, जिन जो कि ब्लड आर्टरीज से निकल रही होती हैं। और ये ब्लड जो है, जो ऑक्सीजनेटेड, अच्छा ये भी देख लीजिएगा, जो आर्टरीज है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ये पूरी बॉडी में। और ये बॉडी में क्या होता है, इन कैपिलरीज के जरिए ये हमारे जो टिश्यूज हैं, ठीक है, या टिश्यूज जो हो गए, हर टिश्यूज, सॉरी बॉडी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको जो है ना ये क्या करती हैं, ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मुहैया करती हैं। और वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब वेन्स क्या करती हैं जी, ये बॉडी से ब्लड लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी तरफ, हार्ट की तरफ लेके आती है। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये जो है ना, आगे हमने आना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आर्टरीज दिल से खून जिसमें ले जाती है ऑक्सीजनेटेड, कैपिलरीज टिश्यूज को ऑक्सीजन और क्या करती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं। और इसके अलावा जो है, वेन्स जो है वो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं, जिस्म से हार्ट की तरफ लेके आती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। जी। अब इसकी वही टाइप से जो मैंने अभी डिस्कस की है, यही है इसके अंदर, और कोई वो ज्यादा नहीं है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्लड को ले जाती है, हेड से दूर ले जाती है जिस्म की तरफ। ये लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। आर्टरीज क्या होती है, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि पूरे जिस्म के अंदर फैली होती है। इसके अंदर सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज क्यों कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बेसिकली इसलिए करती है, ये मेन होती है क्योंकि ये लंग्स से जो है ना ये ऑक्सीजन लेके आता है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। उसके बाद कैपिलरीज की बात करें, ये थिन फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स होती है, जिस तरह जालानुमा होते हैं। ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्स की तरफ और टिश्यूज की तरफ। इस ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को फ्रॉम द आर्टरीज टू द वेन। ये आर्टरी से वेन के अंदर भी जाती हैं। उसके बाद वेन्स है, वेन्स जो है ये कैरी करती हैं ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, ये दिल की तरफ ले जाती हैं। इसमें जो सिर्फ पल्मोनरी वेन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। पल्मोनरी वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी कहाँ पे,
पल्मोनरी वेन का काम है दिल से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना लंग्स के अंदर, और वहां से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड लेके आती है दिल में दोबारा। अब हम ब्लड की तरफ आते हैं, ब्लड को देखेंगे। ब्लड जो है बेसिकली ये एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, रेड कलर का। तो ये जो है क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली जो हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स को या टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो किसके जरिए मिलते हैं, ब्लड की वजह से मिलते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स और क्या होते हैं, ऑक्सीजन होती है। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड की तरफ देखेंगे, ब्लड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ये ब्लड है, इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, इसको मजीद देखते हैं हम। ठीक है, ब्लड ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा और क्या होता है इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ये दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, प्लेटलेट्स के ऊपर और ब्लड जो है सेल्स के ऊपर। ब्लड सेल्स में क्या होता है, मजीद दो, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल होता है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, अदर सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है प्लाज्मा के अंदर, वो वाटर होता है, वो 90+% होता है। ठीक है, ब्लड दो चीजों पर मुश्तमिल है, प्लाज्मा के ऊपर और फॉर्म्ड एलिमेंट के ऊपर। अब हम आगे दोनों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्लाज्मा में प्रोटीन 7%, अदर सॉल्यूटेंट्स कितने होते हैं जी, 1.5%, वाटर कितना होता है, 91.5% होता है। ये 90+% भी पूछ लेता है, समटाइम 90 भी पूछ लेता है पेपर में। ठीक है। अच्छा, अगर प्लाज्मे में से 90% पानी है, प्लाज्मे में से अगर हम प्रोटीन निकाल लें, 7% प्रोटीन और अदर सॉल्यूशंस ये निकाल लेते हैं, अब हम ये दोनों अगर निकाल लें प्लाज्मे में से, तो बाकी जो पानी बचता है इसको क्या कहा जाता है, इस पानी को कहा जाता है आपका सैनिटाइजर। सैनिटाइजर, आपको याद होगा जो कोरोना के अंदर हमने सैनिटाइजर यूज किए थे, बेसिकली वो प्लाज्मा के बने होते हैं। तो कोरोना वालों का जो है ना ब्लड सैंपल लिया जाता है, वहां से जो है ना प्लाज्मा निकाला जाता था, और इनके जो है ना सैनिटाइजर बनाए जाते थे जो कि जरासीम को वो करते थे। ये प्लाज्मा से बनते हैं, इसका कलर क्या होता है, येलोइश होता है। अब प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा जो है, ब्लड प्लाज्मा, ये येलोइश कलर का होता है। प्लाज्मा जो होता है, इसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, और जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड सेल्स जो है इसके अंदर सस्पेंशन करते हैं, इनके लटके होते हैं इसी के अंदर ही। इसके अलावा ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, दैट कैरीज सेल्स एंड द प्रोटीन थ्रू आउट द बॉडी। ये बेसिकली क्या करता है, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, और ये पूरे जिस्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, और ठीक है, सेल को और प्रोटीन्स को पूरी बॉडी में लेके जाता है, ये सेल और प्रोटीन को। अब ये कितने परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा जो पाया जाता है वो 55% पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। जो हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा कितना है, 55%। और जो अदर फॉर्म मटेरियल थे वो कितने थे, 45% थे दूसरे जो है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स हो गए। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड टेक्स फूड मटेरियल टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब जो फूड मटेरियल है ब्लड के अंदर, वो हमने अगर जो फूड मटेरियल होता है ब्लड के अंदर, वो बॉडी टिश्यू को जो प्रोवाइड किया जाता है किसकी वजह से होता है, वो प्लाज्मा की वजह से मूव ऑन करता है, मिलता है। ये येलोइश फ्लूइड प्रोटीन है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड सेल्स की बात करें, ब्लड सेल्स जो है दो किस्म के होते हैं, इनकी टाइप्स, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड क्यों कहा जाता है, बेसिकली रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों होती है रेड ब्लड सेल के अंदर, बेसिकली क्या होता है, हमारे पास हेमोग्लोबिन होती है। हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स में क्या होती है, हेमोग्लोबिन होती है। और हेमोग्लोबिन का जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, आयरन है। क्या है, आयरन। इसलिए पूछा जाता है जी, ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा रिच फॉर्म के अंदर क्या चीज पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। या हेमोग्लोबिन के अंदर भी पूछ ले तो आयरन आएगा।
अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर आ रही होती है, रेड ब्लड के अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन जो है ना मूव कर रही होती है। रेड ब्लड सेल कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है। उसके अलावा दे कंटेन होमोग्लोबिन एंड इट इज द हेमोग्लोबिन विच परमिट देम टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर हेमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल के अंदर, और जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी हेमोग्लोबिन की वजह से मूव करती है बॉडी के अंदर। रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है जी, इसका दूसरा नाम, एक साइंटिफिक नाम है, ये पूछता है क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नाम कहा क्या है। रेड ब्लड सेल का जो साइंटिफिक नेम है उसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। समटाइम पूछ लेते हैं जी एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जो है आयरन की सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं रेड ब्लड सेल को। इसका फंक्शन क्या है जी, ट्रांस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, इसको लीकोसाइट्स कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल लीकोसाइट। और इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली हमारा डिफेंस सिस्टम को, डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। आपके क्या हो जाते थे बेसिकली, व्हाइट ब्लड सेल जो है ना कम हो जाते थे जब कोरोना आता था, जिसकी वजह से क्या होता, प्लेटलेट्स गिर जाते थे, ब्लड जो है वो क्या हो जाता था, पतला हो जाता था। आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग है बेसिकली वो किसकी वजह से होती है, आपकी व्हाइट ब्लड सेल की वजह से होती है। तो इस वजह से जो है ना ये डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए कहते थे जी ज्यादा से ज्यादा खाएं पिए एनर्जी वाली चीजें, ताकि आपके व्हाइट ब्लड सेल जो है ना वो लॉस्ट ना हो। हाँ जी, क्लियर है यहां तक। जी अच्छा आदिल साहब, अंडरस्टैंड हो रहा है। जी जी सर, हो रहा है। और नोट्स अंडरस्टैंड हो रहे हैं, सही बने हुए हैं, इफेक्टिव है। जी मैंने देखे नहीं है। यानी कि आप स्टडी तो कर रहे हैं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस हवाले से। जी जी जी। जी, प्लेटलेट्स की बात करें, अब प्लेटलेट्स कौन से थे, ये को कभी नहीं भूलेंगे हमारे जो है आपको पता है जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे जब, तो प्लेटलेट्स जो है ना बहुत ज्यादा गिर गए थे। इनकी एक लिमिट होती है, अगर वहां से गिर जाए तो आदमी मर भी सकता है। तो उनके मुझे नहीं पता कि कितने गिरे थे, बट आप ये टर्म में तब से आपको ज्यादा याद होगी क्योंकि ये न्यूज के अंदर रही थी। प्लेटलेट्स जो है बेसिकली जब कोरोना आता है, और दूसरा डेंगी, कोरोना और डेंगी के अंदर प्लेटलेट्स जो है ना वो बहुत तेजी से गिरते हैं। ठीक है, ये एक इरेगुलर डिस्क शेप्ड एलिमेंट होता है। प्लेटलेट्स की शक्ल क्या होती है, इरेगुलर और डिस्क शेप होती है, ब्लड के अंदर होते हैं ये प्लेटलेट्स। इनको जो है थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर खून को जमा देना, यानी कि अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो जाए तो खून पतला हो जाता है, अगर थोड़ी सी भी चोट लगे तो ब्लड बहना शुरू हो जाता है, रुकता नहीं है। इस वजह से होता है कि जी प्लेटलेट्स जो है ना ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि ये क्या हो, ब्लड क्लॉटिंग हो। जब आपको यानी कि कोई इंजरी भी हो तो ब्लड फौरन से क्लॉट कर जाए, जम जाए। ये किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है सारा। हाँ जी, अब थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, इसके अंदर डिटेल है ब्लड सेल्स की। सबसे पहले रेड ब्लड सेल को देखते हैं, इनके जो नंबर्स हैं, यानी कि कितनी तादाद में पाए जाते हैं इंसानी जिस्म के अंदर। ये इंसानी जिस्म में 4.8 से 5.4 मिलियन इनकी तादाद होती है। रेड ब्लड सेल की तादाद क्या होती है, 4.8 से 5.4 मिलियन होती है। ये मेल और फीमेल में वेरी करती है, और उम्र के लिहाज से भी वेरी करती है। इसका जो ड्यूरेशन, इसका जो साइज होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर, इतना छोटे होते हैं ये। इसका जो लाइफ स्पैन है, ये पूछा जाता है जी रेड ब्लड सेल की लाइफ कितनी है, 120 दिन। 120 दिन के अंदर जो होते हैं ये क्या होता है, ये जो है जिंदा रह सकते हैं। 120 दिन के बाद जो है ना इनकी डेथ हो जाती है, फिर नए बनना शुरू होते हैं, तो ये स्प्लिन के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है।
इसकी कमी से जो बीमारी होती है एनीमिया की होती है, कमजोरी हो जाती है। और इसकी एक्सेस जो है वो क्या होती है, पॉलीसैथीमिया होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली जो रेड ब्लड सेल है ये कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से। बोन मैरो, गोदे की हड्डी जिसको कहा जाता है, बोन मैरो, यानी कि मिख जिसे आप कहते हैं, वहां से जो है ना उससे ये बनते हैं। और मिख जो है ये बड़ा ताकतवर मटेरियल है हमारे जिस्म के अंदर, जो कि हमारी हड्डियों से निचड़ के आता है। और ये क्या होता है, ये रेड ब्लड सेल को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अब ये ज्यादातर जो बोन मैरो होती है, ये आपकी, ये जो रिब्स है, पसली है, उसके दरमियान में जो आपको चेस्ट, आपकी जो सेंटर नजर आ रहा है, यहाँ से जो है ना ये सारा बोन मैरो बनता है। मिक जो है यहाँ से जो है ना ये रेड ब्लड सेल ज्यादा जनरेट होते हैं। उसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो इनकी तादाद फिक्स है 5,000 से 10,000। ये 5,000 से मिनिमम 5,000 होते हैं, मैक्सिमम 10,000 होते हैं, इसकी रेंज के अंदर होते हैं। और इसकी जो साइज है 5 से 24 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। और इनका दिन जो होता है 1320 दिनों में, ये 13 से 20 दिन इनका होता है। कहीं पे 12 भी दे देता है, 14 भी दे देता है। 13 से 20 दिन इनका लाइफ टाइम है। मर जाते हैं, फिर नए बनना शुरू हो जाते हैं। और ये तेजी से बनते हैं। ठीक है। ये डिफेंस और इम्यूनिटी को हमारी को जो है ना स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसको बीमारी जो है वो लिकोपेनिया होती है, इसकी बीमारी लुकेमिया इस बीमारी होती है, इसकी बढ़ जाए, यानी कि आप कमजोर हो जाते हैं और गिर जाते हैं। बोन मैरो जो है, और ये कहाँ पे पैदा होता है जी? बोन मैरो और लिम्फ नोड्स के अंदर। ये गर्दन में होते हैं लिम्फ नोड्स, गर्दन की पिछली जो हड्डी होती है वो, और बोन मैरो से जो है ना ये निकलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स की बात करें, ये कम से कम होने चाहिए 1.5 लाख, मैक्सिमम होने चाहिए 4 लाख, यानी कि 1.5 लाख से 4 लाख के दरमियान हो। तो 2 से 4 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। 10 दिन जो है इसका लाइफ स्पैन है, लाइफ टाइम। 10 दिन में ये दोबारा बनते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करते हैं, ये भी बोन मैरो से बनते हैं। हाँ जी। उसके बाद है फंक्शन ऑफ ब्लड, देखते हैं किस काम आता है। बेसिकली ब्लड जो फंक्शन है, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। मैंने अभी बताया आपको बार बार, ब्लड क्या होता है? बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, किसके जरिए? ब्लड के जरिए, होमोग्लोबिन के जरिए। ठीक है। टू द सेल्स, और ये सेल्स को देता है, पूरी बॉडी के टिश्यूज को देता है। और ये क्या करता है, इसके अलावा वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी सेल से जो है ना क्या करता है, खींच लेता है। यानी कि सेल्स को ऑक्सीजन देगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ब्लड का काम ये होता है। ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन लेके जाना, और वो सेल्स और टिश्यूज को देना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल लेना, और दोबारा से दिल में आके लंग्स के अंदर जाके साफ करना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी क्या होती है, वो लंग्स में जाकर सांस के जरिए जो है क्या होती है, बाहर निकल जाती है, जब हम सांस जो है वो बाहर निकालते हैं। उसके बाद जी, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। ये किस तरह मेंटेन करता है? बेसिकली ये मेंटेन करता है होमोस्टैसिस के जरिए। होमोस्टैसिस बेसिकली क्या है, यानी कि हमारा जिस्म इस तरह वर्क करता है, ये बेसिकली ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है। बाहर का जो दर्जा हरारत होता है उसके लिहाज से जो हमारा बॉडी का जो इनर टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करना, ये हेमोस्टैसिस कहलाता है। ये ब्लड के जरिए होता है। उसके अलावा क्लॉटिंग, ब्लड जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर खून को जमने में भी अहम किरदार अदा करता है। जब ब्लड वेसल्स जो फट जाती हैं, प्लेटलेट्स वगैरह और प्लाज्मा प्रोटीन इकट्ठे काम करते हैं ये, यानी कि जब ब्लड वेसल आपकी फटेंगी, यानी कि आपके इंजरी होगी, तो क्या होगी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा इकट्ठे काम करेगा और फौरन से आपके ब्लड को क्या करेगा, क्लॉट कर देगा। इसलिए प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स क्लम्प भी कहा जाता है। और ये प्लग के तौर पे काम करता है, जो डैमेज एरिया के ऊपर जाके क्या करता है, बेसिकली जो प्लेटलेट्स होती है, जहां पे आपने देखा होगा जख्म होता है, वहां पर क्या होते हैं, वहां पर थ्रेड्स बन जाती हैं। ठीक है। ऐसे जिससे खंड आप कहते हैं, वो थ्रेड्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो बेसिकली किसकी वजह से होते हैं? वो प्लेटलेट्स की वजह से होते हैं। तो प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, द प्रोटीन फ्रॉम द थ्रेड्स कॉल द फिब्रिन्स। अब जो प्रोटीन से मैंने अभी बताया, ब्लड के जो प्रोटीन्स होते हैं उसके जरिए थ्रेड्स बनते हैं, वो प्लेटलेट्स की वजह से बनते हैं।
तो वो थ्रेड्स क्या कहलाते हैं, बेसिकली फिब्रिन्स कहते हैं उन थ्रेड्स को। ये जख्म के इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जी ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन जो है लेके जाता है, और वहां से जो वेस्ट मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जो है किसके जरिए, लंग्स के निकाल देता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट सब्सटेंसेस टू द ऑर्गन टू रिमूव एंड प्रोसेस देम फ्रॉम द एलिमिनेशन। द किडनी फिल्टर, देखिए किडनी की बात करें तो किडनी क्या करती है, किडनी फिल्टर, ये बेसिकली किडनी आपकी क्या करती है, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये ब्लड के जरिए जा रहा होता है किडनी से सारा। ये ब्लड के जरिए आपका यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटा क्रिएटानाइन हो गया, आउट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा से। और ये कहाँ आ जाते हैं, ये यूट्रस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, यूरेटर के अंदर। और वहां से जो है ना ये क्या होते हैं, पेशाब की शक्ल में ये निकल जाते हैं। द लिवर आल्सो रिमूव्स टॉक्सिन्स, जो आपका लिवर होता है, जिगर, ये टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जहरीले मादे, उसको रिमूव करता है, ठीक है, डाइजेशन के दौरान। इसके अलावा जी इट क्लीन द ब्लड हैज बीन एनरिच्ड विद द विटामिन। ये लिवर जो है फिर ये क्या करता है, टॉक्सिक मटेरियल को निकालेगा, इसके अंदर एनरिच प्रोटीन डालकर जो है ये पूरे जिस्म को मुहैया कर देगा। प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, ब्लड क्या करता है जी, हमें इम्यूनिटी देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और ये बीमारी के अगेंस्ट लड़ते हैं। जिसके अंदर जो ज्यादा बीमार होता है, इट्स मीन के उसके व्हाइट ब्लड सेल्स कम है। हाँ जी, यहां तक ओके हो गया। जी अब हम ब्लड प्रेशर की तरफ आते हैं। बीपी का आपने सुना होगा, आजकल यार दूसरे बंदे की बीमारी है बीपी, और ये उम्र के साथ साथ बढ़ती है। बीपी जो है बेसिकली ब्लड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी एक एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बेसिकली जो ब्लड का प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, जो वॉल्स होती है वेसल्स की, वॉल्स जो होती है, ठीक है, ब्लड जो वॉल्स होती है हमारी, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कर रहे होते हैं। तो वो जितना ज्यादा से करेगा वेसल्स को, उतना क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। exerted by the blood on the walls of the blood vessels is called the blood pressure. The blood pressure is the pressure of the blood in the arteries. बेसिकली ये क्या होता है, आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ये ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। मैंने पहले बताया आर्टरीज होती है जो दिल से खून बॉडी को लेके जा रही है। अगर आर्टरीज के अंदर क्लॉटिंग होगी है तो हार्ट अटैक हो जाता है। और ये जिनका बीपी ज्यादा होता है उनको हार्ट अटैक होने का जो है इम्कानात उसके ज्यादा होते हैं, इसलिए बीपी को कंट्रोल रखना पड़ता है। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक 110 से 140, ठीक है, जिसमें लब की आवाज आती है, फैलता है जिसमें, ठीक है, और डब की आवाज आती है जब करता है। तो लब डब जो है ना, ये लब क्या होता है, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक के अंदर क्या होता है, आपका मैक्सिमम जो प्रेशर है वो 110 से 140 होना चाहिए। और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, मिनिमम को क्या कहते हैं डायस्टोलिक, मैक्सिमम कहते हैं सिस्टोलिक। 60 से 90 एमएमजी होना चाहिए। अब आगे देखते हैं एवरेज, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ब्लड प्रेशर की ह्यूमन के अंदर वो कितनी है, 120 बटा 180, मैक्सिमम 120, मिनिमम 80, ऊपर नीचे हो सकती है। एमएम जो है इसकी, वो मिलीमीटर जो है एच जी है, मैक वो इसकी जो है मरकरी, वो इसके यूनिट है। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर वैल्यू इन द ह्यूमन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जो हम मैंने अभी पढ़ा है हार्ट अटैक में हाइपरटेंशन, वो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। वेयर डिक्रीज वैल्यू ऑफ बीपी, अच्छा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उसको क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा हाइपरटेंशन कहलाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा, जो प्रपोज्ड वैल्यू है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर 80 से यानी कि कम होगा, तो इसको हाइपोटेंशन कहेंगे। कम होगा हाइपोटेंशन, बढ़ेगा हाइपरटेंशन। इसके अंदर बढ़ने की वजह क्या है, सोडियम की मिकदार बढ़ जाती है ब्लड में, इसलिए कहते हैं नमक का इस्तेमाल कम करें। ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप जो है ना इनको, अब आ जाते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर। ब्लड ग्रुप के अंदर क्या है, एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम के तहत ब्लड ग्रुप को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, 4 पार्ट के अंदर। ब्लड ग्रुप को कितने हिस्सों में किया गया, 4 पार्ट में। ए, कौन कौन से हैं जी, ए
बी, ए बी और ओ, इसको क्या कहते हैं, ए बी ओ सिस्टम, ए बी ओ सिस्टम। अब ए बी ओ सिस्टम के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये चार नहीं है, अगर वो पूछ लेता है सम टाइम ए बी सिस्टम के अंदर कितने ब्लड ग्रुप है, टाइप्स है, तो चार है। अगर वो 8 का ऑप्शन दे तो आपने 8 भी 8 का रन है, क्योंकि बेसिकली 8 किस वजह से होते हैं, 8 जो होते हैं वो होते हैं आर एच फैक्टर की वजह से 8 हो जाते हैं, आर एच फैक्टर की वजह से, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। ये आपको नजर आ रहा है, ए जो है, ए का पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी का क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, बी का क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओ का क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली क्या है, मैं आप बताता चलूं। बेसिकली ब्लड के अंदर क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस क्या होता है बेसिकली, ये बाहर से जो हम गिजा खाते हैं उसमें प्रोटीन, जो भी चीज आती है, हम जो गिजा खाते हैं उसके अंदर जो बाहर का मटेरियल हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है ब्लड के अंदर, मतलब क्या, वो क्या हो गया, एंटीजेन हो गया। यानी कि जो हमारी जरूरत नहीं है लेकिन खुराक के जरिए हमारे खून में शामिल हो गया, इसको कहते हैं एंटीजेन। और ये हमारी ब्लड में शामिल होते हैं एंटीजेन, ठीक है। एंटीजेन हमारी ब्लड में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसलिए क्या होता है, ये सिस्टम इसकी ब्याह के ऊपर बनाया गया, एक ग्रुप बनाए गए हैं। रोसेस जो है, आर एच फैक्टर, अब पॉजिटिव क्यों होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने की वजह क्या होता है, अगर आर एच फैक्टर पाया जाए ब्लड में, आपने ब्लड टेस्ट कराया, उसके अंदर आर एच फैक्टर की कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो वो कौन सा होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप। अगर आर एच की वैल्यू 0 आती है तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा ब्लड ग्रुप। यहां से पता चलता है, एंटीजन की वजह से ब्लड का पता चलता है कि ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, ओ एंटीजन है, ए बी एंटीजन है। उससे पता चलता है ब्लड के आइडेंटिफिकेशन। जो पॉजिटिव का पता चलता है वो आर एच फैक्टर से चलता है। अगर आर एच फैक्टर मौजूद है ब्लड में तो पॉजिटिव होगा, अगर आर एच फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव होगा। बताइएगा, अंडरस्टैंड हो गया। जी। अच्छा, इसमें जो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, वो ओ है। अगर बात करेगा सिंपल ओ दे देगा तो आप ओ लगाएंगे, अगर मेंशन कर देगा ओ नेगेटिव, फिर आप ओ नेगेटिव को करेंगे, पॉजिटिव को नहीं करेंगे। सिंपल अगर ओ पूछेगा तो उसमें ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे। अच्छा, उसके बाद जी, यूनिवर्सल ये था डोनर। यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन सा है, यानी कि जो कोई भी ब्लड ले सकता है, चाहे वो ए है, बी है, ए बी है, ओ है, वो सारे ब्लड ले सकता है। वो कौन सा है, वो ए बी है। कौन सा है, ए बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। अगर बात करें सिंपल ए बी की तो फिर आप ए बी करेंगे, यूनिवर्सल रेसिपेंट। अगर स्पेसिफिक करेगा तो आप ए बी पॉजिटिव को करेंगे। A person with the AB blood group is sometimes called universal recipient because of the lack of antibodies in his blood. क्योंकि इसके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज क्या होती है, कम होती है, इस वजह से ये ब्लड किसी का भी ले सकता है। ज्यादा हो तो फिर ब्लड नहीं ले सकता, ये बहुत कम होते हैं इसके अंदर, एबी के अंदर, इसलिए क्या होता है, ये यूनिवर्सल रेसिपेंट कहलाता है। वो पूछ सकता है जी, यूनिवर्सल रेसिपेंट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन कम होते हैं। ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाइज बाय द एंटीजेंस, मैंने बताया ब्लड ग्रुप किसके जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है, एंटीजेंस। ए एंटीजन, बी एंटीजन, ओ एंटीजन, ए बी एंटीजन के जरिए। अब ब्लड जो है, डिजीजेज है, डिसऑर्डर्स, खून के अंदर जो है किस वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। हेमोफीलिया बीमारी पैदा होती है ब्लड की वजह से, ब्लड के डिसऑर्डर की वजह से। हेमोफीलिया क्या है, बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये विरासती है, जेनेटिकली है, जो कि आपके वालदैन में भी होता है। Which blood fails to clot due to the deficiency of the certain clotting factor। इसमें क्या है जी, खून जमता नहीं है, कट लग जाए तो क्या होगा, खून रुकेगा नहीं, हेमोफीलिया। मैं एग्जांपल देता चलो, मेरे कजन है, उनके दो बेटे हैं, दोनों को जो है हेमोफीलिया, उनको ब्लड जो है कट हो जाए तो, इंजरी हो जाए तो उनका ब्लड नहीं रुकता, और उन्होंने कहा था 12 साल तक ये रहेगा, वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, अब जाके उनका जो है ना वो सेट हुए हैं। मतलब कि इसकी है सही, बट उसके लिए आपको एंटीजेंस, वो सॉरी,
जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ज्यादा चाहिए, इसमें कम होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर में आपको व्हाइट ब्लड सेल्स और किसकी कमी होती है, इसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। थैलासीमिया की बात करें तो ये भी इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, ये भी विरासती बीमारी है खून की, जिसमें एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन इज सेंथिसाइज, इसमें एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है, यानी कि ब्लड जो है ना इसके अंदर हेल्दी ब्लड नहीं होता, आप इसे कह सकते हैं। एनीमिया की बात करें, ये डेफिशिएंसी ऑफ द रेड ब्लड सेल की कमी की वजह से होता है। सुर्ख खून के खुली इसमें कम होते हैं एनीमिया के अंदर। सेल ऑफ द हेमोग्लोबिन इन द ब्लड रिजल्टिंग द बॉडी वीकनेस। और बेसिकली ज्यादातर एनीमिया की बीमारी जो है वो खवातीन में होती है, क्योंकि ब्लड की कमी की वजह से क्या होता है, वीकनेस हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है ना उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमल का ठहराव, वो भी बहुत कम होते हैं इनकी वजह से। इसके अलावा लुकेमिया हो गया, लुकेमिया बीमारी है, ये जो है इज ए कैंसर ऑफ द बॉडीज ब्लड, जिसको खून का कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर, वो बेसिकली लुकेमिया है। और ये कहाँ होता है, ये टिश्यूज के अंदर बनता है, ये बोन मैरो के अंदर होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, लुकेमिया। पीएच ऑफ द ब्लड, ये पीएच ऑफ द ब्लड क्या होता है, बेसिकली ब्लड की जो है पीएच वैल्यू, ब्लड की जो कंडीशन है बेसिकली वो क्या है, वो बेसिक नेचर है। ब्लड की नेचर क्या है, बेसिक है। ब्लड नेचर क्या है, बेसिक नेचर है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, तेजाबी नहीं, असासी कहेंगे, क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7.35 टू 7.45 है। ठीक है, 7 से ऊपर जो है पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, बेसिक फॉर्म हो जाती है नेचर, और 7 से कम जो है वो एसिडिक हो जाती है। तो ये क्या बेसिक नेचर है। हाँ जी, यहाँ तक ओके है। जी सर। अब पास्ट पेपर के हवाले से क्वेश्चंस जो है मैं कहता हूँ आप खुद कर लें, हमारा ब्लड का जो है ना ये कंप्लीट हो गया है, खुद कर लेंगे ना ये वाले। जी कर लें।